हेलो बच्चों, स्वागत है आपका इस वीडियो में। मेरा नाम है विशाल तिवारी और आज हम बात करने जा रहे हैं वेक्टर अलजेब्रा के सेकेंड लेक्चर की। इससे पहले वाले वीडियो में हमने देखा था स्केलर और वेक्टर क्या होते हैं, डायरेक्शन किस तरीके से वेक्टर को अफेक्ट करती है, किसी भी वेक्टर का मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हैं और उसका एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस के साथ एंगल कैसे निकाला जाता है। इतनी सारी बातें हमने कर ली थी। आज के इस वीडियो में हम पोजीशन वेक्टर, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर की बात करेंगे, कुछ टाइप्स ऑफ वेक्टर देखेंगे, यूनिट वेक्टर पे डिस्कस करेंगे। चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले टॉपिक डालो आप पोजीशन वेक्टर। देखो मैं लिखवाने का काम नहीं करूंगा, आप लिख लेना, ठीक है, नहीं तो वीडियो बिना मतलब की लंबी होती जाएगी। पोजीशन वेक्टर, तो पोजीशन वेक्टर क्या दिखाता है? किसी भी पार्टिकल की या फिर किसी भी बॉडी के पोजीशन को दिखाता है। ऐसा वेक्टर जो इंडिकेट करे पोजीशन को। मैं शॉर्ट में लिख दे रहा हूं, इंडिकेट्स पोजीशन ऑफ अ बॉडी। ठीक है, अब देखो कैसे इसको रिप्रेजेंट करेंगे। ये है हमारी एक्स एक्सिस, ये है हमारी वाई एक्सिस और ये है जेड एक्सिस। सपोज दैट कोई पार्टिकल है जो कि यहां पर है, इसके जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो है 3, 6, 2। तो अगर इसे हमें वेक्टर के फॉर्म में रिप्रेजेंट करना होगा, पोजीशन बताना है, पोजीशन अगर हम ओरिजिन के रिस्पेक्ट में बताएं तो ये वाला वेक्टर मिलेगा। ठीक है, ये वाला वेक्टर। तो इस वेक्टर को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? आर से हम लोग रिप्रेजेंट कर रहे हैं पोजीशन वेक्टर को। ये हो जाएगा 3i कैप प्लस 6j कैप प्लस 2k कैप। कहने का सीधा सा मतलब क्या है? 3, 6, 2 ये हम पहले से ही जानते थे, तो ये बता रहा है कि i में 3 यूनिट जाओ, j में, j मतलब y एक्सिस में 6 यूनिट और k एक्सिस में यानी आउट ऑफ द स्क्रीन 2 यूनिट जाओ, तो आपको वो पॉइंट मिल जाएगा। ये है पोजीशन वेक्टर। अभी अगर इसका मैग्नीट्यूड निकालना हो, कोई हमसे पूछ ले कि बताओ भाई ये ओरिजिन से कितना दूर है, ओरिजिन से कितना दूर है, तो हमें ये चीज समझ आती है कि पार्टिकल यहां पर है, ओरिजिन से दूरी पूछ रहा है, मतलब इसकी लेंथ को निकालना है। तो लेंथ निकालने के लिए हम लोग क्या बोलेंगे कि मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा? इसका मैग्नीट्यूड हो जाएगा अंडर रूट a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, सो 3 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर। थर्टी 9, 45 और 449 हो जाएगा, यानी कि 7 यूनिट। अब अगर ये मीटर में है तो 7 मीटर हो जाएगा, सेंटीमीटर में है तो 7 सेंटीमीटर हो जाएगा। चलो पोजीशन की बात समझ में आ गई। अब एक चीज़ और समझना, इसी सेम वेक्टर को अगर मैं बोलूं कि मुझे इसकी पोजीशन बताओ, बट ओरिजिन के रिस्पेक्ट में नहीं बताना है, मैं बोलूं कि ये एक पॉइंट है, यानी अगर यहां से कोई देख रहा है, ये ले लेते हैं पॉइंट, सपोज दैट 2, 1, 2। ठीक है, मैंने बोल दिया कि ओरिजिन के रिस्पेक्ट में ना बता के मुझे इस पॉइंट के रिस्पेक्ट में बताओ, इस पॉइंट के रिस्पेक्ट में इसकी पोजीशन क्या होगी। तो ये चीज़ हम फील भी कर सकते हैं कि इस पॉइंट की पोजीशन को पूछा गया है। अगर हम यहां पर खड़े होकर देखेंगे तो हमें ये वेक्टर कुछ ऐसे दिखेगा। तो अब इस वेक्टर को हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? तो याद रखना कि ये वाला जो वेक्टर हो जाएगा, ये हो जाएगा 3 - 2। 3 - 2 कितना होता है? आप 3 - 2 लिखो i कैप, क्योंकि 3 और 2 x के कोऑर्डिनेट्स हैं, 6 और 1 y के कोऑर्डिनेट्स हैं, 2 और 2 ये z के कोऑर्डिनेट्स हैं। सो 3 - 2 i कैप प्लस 6 - 1 j कैप प्लस 2 - 2 k कैप। ठीक है, सो यहां से आ जाएगा पोजीशन वेक्टर। 3 - 2 1 बचेगा, 1 लिखते नहीं है, सो i कैप प्लस 5j कैप प्लस यहाँ पर 2 - 2 0 हो जाएगा, तो इसको हम लोग नहीं लिखेंगे। ये i प्लस 5j कैप ये कौन सा वेक्टर है? ये पोजीशन वेक्टर है विद रिस्पेक्ट टू दिस पॉइंट। ठीक है, ये ओरिजिन के रिस्पेक्ट में था। चलो इतनी बात हमें समझ में आ गई। अब बात करते हैं डिस्प्लेसमेंट वेक्टर की। ये भी कुछ ज़्यादा डिफरेंट नहीं है, सेम ही चीज़ है, बताता हूँ। डिस्प्लेसमेंट होता क्या है हम सभी को पता है, हम लोगों ने पहले भी पढ़ रखा है। बॉडी किसी एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे जाए
तो जो उनको ज्वाइन करने वाली लाइन होती है वही होता है डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, तो टॉपिक डालेंगे डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। अभी देखो बना लेते हैं, ये है हमारा एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस आपकी स्क्रीन के बाहर है। कोई बॉडी थी जो यहां पर थी, पहले जो इसका कोऑर्डिनेट था मैं लिख दे रहा हूं 6, 2, 4 ले लेते हैं, और जो बाद का पोजीशन है वो यहां पर है। पहले बॉडी यहां पर थी, अभी बॉडी यहां पर है, यह है 8, माइनस नहीं माइनस में ले लेंगे 8, 3, -5। ठीक है, सो पहले बॉडी यहां थी, अभी बॉडी यहां है, तो डिस्प्लेसमेंट क्या होगा हमें पता है, इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन के बीच का जो सेपरेशन होता है। इनिशियली बॉडी यहां थी, तो बॉडी इनिशियली कहां थी, अगर मैं इसका पोजीशन वेक्टर लिखूं तो ये हो जाएगा R1। ठीक है, ये है उसका इनिशियल पोजीशन। फाइनल पोजीशन क्या हो जाएगा, ये सब मैं ओरिजिन के रिस्पेक्ट में लिख रहा हूं, तो ये इनिशियल पोजीशन, फाइनल पोजीशन है R2। हमें पता है डिस्प्लेसमेंट क्या है भाई, बॉडी यहां से यहां गई है तो डिस्प्लेसमेंट यही हो जाएगा ना। ये इसे मैं क्या लिख दूं, डेल्टा R लिख दो, चाहे आप चाहे S लिख दो, वेक्टर S से भी हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं डिस्प्लेसमेंट को। यहां पर मैंने लिख दिया वेक्टर R, तो वेक्टर R क्या है, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है जो किसी भी बॉडी के डिस्प्लेसमेंट को दिखाए। कैसे निकालेंगे, हम सभी को पता है डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, फाइनल माइनस इनिशियल। सो फाइनल, चलो यहाँ पर मैं R1 और R2 भी पहले लिख देता हूँ, हालांकि वो चीज़ आप लिख लोगे। R1 हो गया 6i कैप प्लस 2j कैप प्लस 4k कैप, ये R1 है। R2 क्या हो जाएगा, 8i कैप प्लस 3j कैप माइनस 5k कैप। R1 और R2 हमने लिख दिया। अब डिस्प्लेसमेंट वेक्टर हो जाएगा फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन, यानी कि वेक्टर R2 माइनस वेक्टर R1। सो R2 माइनस R1 करेंगे, पुट करो आप, मैं डायरेक्ट माइनस कर दे रहा हूं। एक चीज याद रखना, I में से I ही सब्ट्रैक्ट होगा, J में से J और K में से K। ऐसा नहीं कि आप I में से J वाले को सब्ट्रैक्ट कर दो, ये चीज नहीं करना। ठीक है, सो 8 माइनस 6 ये क्या आ जाएगा, 2i कैप, फिर 3 माइनस 2 ये क्या हो जाएगा, j कैप, और -5 माइनस 4 ये हो जाएगा -9k कैप, वेक्टर R, डेल्टा R। ये है डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। ठीक है, कोई बहुत नई चीज़ नहीं थी, ये हमें पता है, बस टॉपिक था तो मैंने एक्सप्लेन कर दिया। अब बात करते हैं कुछ और टाइप जो है वेक्टर्स की, उनके बारे में डिस्कस करते हैं। मैं शॉर्ट में लिखूंगा, आप भी नोट्स बना लेना। सो टॉपिक डालो टाइप्स ऑफ वेक्टर, टाइप्स ऑफ वेक्टर्स। तो पहला टाइप है इक्वल वेक्टर, इक्वल वेक्टर्स। जो दूसरा टाइप है पैरेलल वेक्टर, तीसरा है एंटी पैरेलल, चौथा है कोलिनियर, पांचवा है को इनिशियल, और छठा और सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये है यूनिट वेक्टर। बारी बारी से हम सारी चीज़ें समझेंगे। हमें पता है वेक्टर में कौन कौन सी चीज़ें होती हैं, एक तो होता है मैग्नीट्यूड, दूसरा होता है डायरेक्शन। सो इक्वल वेक्टर क्या होगा, अगर दो वेक्टर्स ऐसे हैं जिनका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों सेम है, ठीक है, ऊपर नीचे हो सकते हैं, ये वेक्टर ए है, ये वेक्टर बी है, मैं लिख दे रहा हूँ मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन सेम हो, मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन सेम हो, ठीक है, तो ये दोनों इक्वल वेक्टर होंगे। पैरेलल वेक्टर क्या होते हैं, जिसमें डायरेक्शन सेम हो,
डायरेक्शन सेम हो, यानी एक वेक्टर इधर है, दूसरा वेक्टर इधर है। देखो इन दोनों का मैग्नीट्यूड तो अलग है बट जो डायरेक्शन है वो सेम है, तो ऐसे वेक्टर पैरेलल वेक्टर होते हैं। एग्जाम्पल भी इसका समझ लेना, जैसे अगर एक बिल्डिंग है, मैं यहाँ पर बना के दिखा देता हूँ। एक बिल्डिंग है, आपने क्या करा, बॉल को नीचे की तरफ फेंका, बॉल को नीचे की तरफ फेंका 20 मीटर पर सेकेंड से, और जी भी किधर लगेगा, हमें पता है कि फ्री फॉल के दौरान ग्रेविटी किधर एक्ट करती है, नीचे ही एक्ट करती है हमेशा, चाहे बॉडी गिर रही हो या रुकी हो, जी तो हमेशा नीचे ही एक्ट करेगा। ठीक है, तो यहां पर जो वेलोसिटी है और एक्सेलरेशन है दोनों सेम डायरेक्शन में है, दोनों की वैल्यूज अलग हो सकती हैं बट दोनों का डायरेक्शन सेम है, और दोनों का डायरेक्शन सेम है तो ये दोनों वेक्टर कैसे हैं, पैरेलल वेक्टर है। ठीक है, इसी तरीके से एंटी पैरेलल वेक्टर क्या हो जाएगा, पैरेलल में डायरेक्शन सेम था, एंटी पैरेलल में हो जाएगा डायरेक्शन अपोजिट, डायरेक्शन अपोजिट। यानी अगर एक वेक्टर इधर है तो दूसरा वेक्टर इधर हो, एक वेक्टर इधर है तो दूसरा वेक्टर जस्ट अपोजिट हो, मैग्नीट्यूड अलग अलग हो, उससे कोई भी फर्क नहीं पड़ता। इसका भी एग्जांपल ले लो, बिल्डिंग है और अब की बार आपने बॉल को नीचे नहीं फेंका है, बॉल को आपने ऊपर की तरफ फेंका है। जब बॉल को आपने ऊपर की तरफ फेंका है तो इसका वेलोसिटी वेक्टर किधर होगा, अपवर्ड डायरेक्शन में होगा, लेकिन जी तो हमेशा नीचे की तरफ एक्ट करता है, जी हो जाएगा इधर। वेलोसिटी और जी की जो वैल्यूज हैं वो अलग अलग हो सकती हैं बट दोनों अपोजिट डायरेक्शन में एक्ट कर रहे हैं। ये दोनों वेक्टर कैसे होंगे, एंटी पैरेलल वेक्टर होंगे। ठीक है, कोलिनियर वेक्टर क्या होते हैं, ऐसे वेक्टर जो एक ही लाइन में हो, कोलिनियर वेक्टर जो एक ही लाइन में हो, एक वेक्टर इधर है सेम ही लाइन में एक्ट कर रहे हो, यह है कोलिनियर वेक्टर। अच्छा, इसमें डायरेक्शन अपोजिट भी हो सकता है, अगर एक वेक्टर ये है दूसरा वेक्टर ये है, ये एक ही लाइन के अलॉन्ग एक्ट कर रहे हैं, ये कोलिनियर वेक्टर है। जैसे ये भी एग्जांपल है कोलिनियर वेक्टर का, ये दोनों एक ही लाइन में है। ठीक है, अब बात करते हैं को इनिशियल वेक्टर। हमें पता है वेक्टर के दो पॉइंट्स होते हैं, एक होता है हेड और दूसरा होता है टेल। अब ये वेक्टर ए है, दूसरा वेक्टर है बी, इसमें जो ओरिजिन है मतलब जो स्टार्टिंग पॉइंट है वो सेम है, एक ही पॉइंट से दोनों वेक्टर ओरिजिनेट हो रहे हैं, तो ऐसे वेक्टर को बोलते हैं को इनिशियल वेक्टर। यूनिट वेक्टर किसे बोलते हैं, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यूनिट का मतलब ही क्या होता है, वन। ठीक है, तो ऐसे वेक्टर जिनका मैग्नीट्यूड 1 हो, मैग्नीट्यूड कितना हो, 1 हो, डायरेक्शन किधर भी हो कोई फर्क नहीं पड़ता, बस मैग्नीट्यूड अगर 1 है किसी भी वेक्टर का तो वो वेक्टर यूनिट वेक्टर होगा। ठीक है, यूनिट वेक्टर के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे पर उसके पहले एक छोटी सी चीज आपको बतानी है, उसे आप समझ लेना। देखो, किसी भी वेक्टर को अगर किसी नंबर से मल्टीप्लाई करें या डिवाइड करें तो क्या होता है, हमें ये सीखना है। तो टॉपिक डाल लो आप, मल्टीप्लिकेशन ऑफ अ वेक्टर बाय रियल नंबर। किसी वेक्टर को अगर आप मल्टीप्लाई कर दो किसी भी रियल नंबर से तो क्या होगा, तो याद रखना, एग्जाम्पल लेते हैं, ये है हमारा वेक्टर ए, अगर मैं इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दूं, वो 2 क्या है, 2 एक नंबर है। किसी भी वेक्टर में क्या चीजें होती हैं, वेक्टर में दो चीजें होती हैं, एक तो होता है मैग्नीट्यूड, दूसरा होता है डायरेक्शन। तो अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई करूंगा वो 2 किसके साथ मल्टीप्लाई होगा, मैग्नीट्यूड के साथ मल्टीप्लाई होगा, जाहिर सी बात है भाई, नंबर नंबर के साथ ही मल्टीप्लाई होगा। तो अगर मैग्नीट्यूड नंबर के साथ मल्टीप्लाई होगा तो मैग्नीट्यूड बदल जाएगा। मैग्नीट्यूड क्या होती है, लेंथ, यानी कि लेंथ बदल जाएगा। सिंपली आप यूं समझो, अगर ये वेक्टर ए है तो अगर इसको मैं 2 से मल्टीप्लाई करूं तो इसकी लेंथ बदल जाएगी। ठीक है, ये है वेक्टर 2a। डायरेक्शन पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई करता हूं तो सिर्फ ये वाली वैल्यू चेंज होगी, ये तो अनअफेक्टेड है। ठीक है, तो डायरेक्शन पे कोई भी चेंज नहीं होगा। यहां तक बात समझ में आ गई।
अब बात करते हैं कि अगर किसी भी वेक्टर को -1 के साथ मल्टीप्लाई किया जाए, अगर ये वेक्टर ए है तो -1 के साथ मल्टीप्लाई करो आप, ये मैग्नीट्यूड हो गया, ये डायरेक्शन हो गया। अब एक चीज हमें पता है कि अगर आई कैप एक्स एक्सिस को दिखाता है तो माइनस आई कैप किधर दिखाएगा, माइनस एक्स एक्सिस को, ठीक है, ये चीज हमें पता है। तो अगर वेक्टर ए इधर है, माइनस से मल्टीप्लाई कर दिया तो फिर क्या हो जाएगा, माइनस वेक्टर ए, तो माइनस वेक्टर ए का क्या होगा, डायरेक्शन सिर्फ बदल जाएगा। अगर -1 के साथ मल्टीप्लाई कर दिया तो डायरेक्शन चेंज हो जाएगा, ये जो लेंथ है लेंथ उतनी ही रहेगी, ठीक है, ये चीज भी चलो समझ में आती है। माइनस से मल्टीप्लाई करने पे किसी भी वेक्टर का डायरेक्शन चेंज हो जाता है। अब मल्टीप्लाई करते हैं इसी वेक्टर को -3 से, अगर इसी को हम लोग मल्टीप्लाई करें, मल्टीप्लाई बाई -3, तो देखो -3 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, -1 × 3। तो जाहिर सी बात है कि जब -1 के साथ वेक्टर ए मल्टीप्लाई होगा, -1 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो क्या होगा, डायरेक्शन उसका चेंज हो जाएगा, ये है माइनस वेक्टर ए। अब जब 3 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो इसकी लेंथ क्या होगी, 3 टाइम्स हो जाएगी, जितनी इसकी लेंथ थी उसका 3 गुना होगा ये, और ये बन जाएगा -3 वेक्टर ए, ठीक है। चलो ये चीज क्लियर होनी जरूरी है। अब बात करते हैं डिवीजन की। डिवीजन ऑफ अ वेक्टर, इससे मैं बहुत डिटेल में नहीं समझा रहा हूं क्योंकि ये आसान है मेरे ख्याल से। डिवीजन ऑफ अ वेक्टर बाय रियल नंबर, देखो आप, ये है वेक्टर ए, अभी मैंने बोल दिया, इससे पहले मैंने 2 से मल्टीप्लाई किया था, अब मैं इसे क्या करूँगा, 2 से डिवाइड करूँगा। तो हमें करना है इसे 2 से डिवाइड बाई 2। तो डिवाइड करेंगे तो वेक्टर ए क्या हो जाएगा, वेक्टर ए बाई 2। तो क्या हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं कि 1/2 ऑफ वेक्टर ए, जाहिर सी बात है दोनों हमारा सेम ही है, 1/2 ऑफ वेक्टर ए। तो 2 से डिवाइड करना या हाफ से मल्टीप्लाई करना, दोनों सेम चीज़ है ना, 2 से डिवाइड करना, या फिर इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ 0.5 वेक्टर ए। तो अब मल्टीप्लिकेशन का हमें पता है, 2 से मल्टीप्लाई किए थे तो लेंथ डबल हो गई थी, 0.5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो लेंथ आधी हो जाएगी, यानी ये 0.5 ए है या वेक्टर ए बाई 2। सिंपली बोले 2 से डिवाइड करेंगे तो लेंथ को 2 से डिवाइड कर दो, अगर 4 से डिवाइड करेंगे तो फिर लेंथ हमारी 1/4 हो जाएगी, ठीक है, ये है हमारा। तो किसी भी वेक्टर को अगर वंस मल्टीप्लाई करें किसी रियल नंबर से या डिवाइड करें तो क्या होगा, वो चीज़ हमें समझ में आ गई। अब बात करते हैं यूनिट वेक्टर की तरफ। देखो यूनिट वेक्टर में क्या होता है, मैग्नीट्यूड 1 होता है, मैग्नीट्यूड शुड बी 1, ये हमारा कॉन्सेप्ट है, यूनिट वेक्टर 1 होता है। अब देखो एक चीज मैंने डिस्कस किया था आई जे के, अब आई क्या होता था, वहां पर मैंने बोला था कि आप इसे कंसीडर कर लो कि आई है डायरेक्शन अलोंग एक्स एक्सिस। आई एग्जैक्टली होता है यूनिट वेक्टर अलोंग एक्स एक्सिस, यानी इसका मैग्नीट्यूड 1 होता है। जे होता है, इसे कैप भी लगा देना आप, जे होता है यूनिट वेक्टर अलोंग वाई एक्सिस, और के कैप होता है यूनिट वेक्टर अलोंग जेड एक्सिस, ठीक है। आई जे के ये यूनिट वेक्टर है एक्स वाई जेड। तो बात आती है कि क्या सिर्फ आई जे के ही हमारे यूनिट वेक्टर हैं, नहीं, ऐसा कोई भी वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड 1 होगा वो यूनिट वेक्टर होगा। देखते हैं, मैंने आपको एक वेक्टर दे दिया, ये है वेक्टर ए, जिस सपोज दैट आई कैप बाई √2 प्लस जे कैप बाई √2। मैंने पूछा कि बताओ ये यूनिट वेक्टर है कि नहीं। अब हमको तो एक ही चीज पता है, यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना होता है, 1 होता है। तो चेक करते हैं इसका मैग्नीट्यूड कितना होगा,
मैग्नीट्यूड हो जाएगा हमारा अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर होता था। अभी चीज़ हमें दिख रही है ना कि आई का कॉफिशिएंट कितना है, 1/√2 है। सो इसका स्क्वायर करेंगे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब अगर इसको हम लोग सॉल्व करें तो आएगा अंडर रूट 1/√2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, प्लस 2, यहां से आ गया हाफ प्लस हाफ, ये होता है 1, वैल्यू आ जाएगी 1। ठीक है, तो मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए ये कितना आया, ये 1 आया। यहां से पता चलता है कि ये वेक्टर ए कैसा था, यूनिट वेक्टर था, क्योंकि इसका मैग्नीट्यूड हमारा 1 था। तो अगर कोई भी वेक्टर ये यूनिट वेक्टर है या नहीं है ये चेक कर रहा हूं, तो हम लोग कैसे चेक करेंगे, उसके मैग्नीट्यूड को निकालेंगे। अगर 1 आ गया तो यूनिट वेक्टर है, अगर नहीं आया तो यूनिट वेक्टर नहीं है। अब बात करते हैं कि अगर कोई वेक्टर आपको दे दिया जाए, उसके यूनिट वेक्टर को निकालने के लिए बोला जाए, तो फिर कैसे निकालेंगे। देखो, वेक्टर में क्या चीजें होती हैं, मैग्नीट्यूड होता है और डायरेक्शन होता है। डायरेक्शन को हम लोग एक कैप से रिप्रेजेंट करते हैं, ये है मैग्नीट्यूड, ये डायरेक्शन है, यही होता है यूनिट वेक्टर। ठीक है, अब अगर वेक्टर ए है कुछ इस तरीके से और हमें इसका यूनिट वेक्टर निकालना हो, एक वक्त के लिए आप मानो कि जो इसकी लेंथ है वो कितनी है, 10 है, यानी मैग्नीट्यूड कितना है, 10 है। तो जो यूनिट वेक्टर होगा वो क्या होगा, उसकी लेंथ यहां पर 1 होगी। डायरेक्शन सेम ही होगा, डायरेक्शन इधर ही होगा, लेकिन उसका मैग्नीट्यूड कितना होना चाहिए, 1 होना चाहिए। अब कैसे निकालेंगे यूनिट वेक्टर, अगर आप यहां से देखो तो अगर इसको डिवीजन में ले आओ तो हम लोग लिख सकते हैं ए कैप को हम लोग ऐसे रखेंगे, इक्वल टू वेक्टर ए अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ ए, ये चीज लिख सकते हैं ना। यहां से निकाल सकते हैं यूनिट वेक्टर को, या सिंपली आप ऐसे समझो कि इस वेक्टर की लेंथ 10 थी। अब अगर आप 10 से डिवाइड कर दोगे, 10 को 10 से डिवाइड कर दोगे तो मिलेगा क्या, 10/10 1। ठीक है, 1 मिलेगा और यूनिट कैप जो यूनिट वेक्टर है वो मिल जाएगा। सो ये जो वेक्टर मिला है इसका मैग्नीट्यूड 1 होगा। ठीक है, तो अगर इस पूरी लेंथ को इससे डिवाइड कर देंगे तो हमें यूनिट वेक्टर मिल जाएगा। ये चीज हमें क्लियर होनी चाहिए। अब चलो एग्जाम्पल देखते हैं। मैंने दे दिया कि एक वेक्टर है, वेक्टर ए 3i कैप प्लस 2j कैप प्लस k कैप। अब ये वेक्टर कैसा भी हो सकता है, मैं ऐसे बना ले रहा हूं। मैंने बोल दिया कि इसका यूनिट वेक्टर निकालो, या अगर मैं बोलूं कि इसी की डायरेक्शन में एक ऐसा वेक्टर बताओ जिसका मैग्नीट्यूड कितना हो, 1। दो तरीके से मैं बोल रहा हूं। इसका यूनिट वेक्टर निकालो तो कहने का मतलब इधर ही डायरेक्शन हो, मैग्नीट्यूड 1 हो। और अगर मैं बोल रहा हूं कि एक ऐसा वेक्टर बताओ जिसकी डायरेक्शन इधर हो और मैग्नीट्यूड 1 हो, तो वो भी यूनिट वेक्टर की ही बात कर रहा हूं। अब हमें निकालना है, हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले इसका मैग्नीट्यूड निकालेंगे। मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए इक्वल टू अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, मैं डायरेक्ट लिख ले रहा हूँ, 3 3 9 प्लस 4 प्लस 1 रूट 14, ये आ गया मैग्नीट्यूड। मैंने बोला था कि पूरे वेक्टर को अगर उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दिया जाए तो फिर हमें क्या मिल जाएगा, हमें मिल जाएगा यूनिट वेक्टर। तो चलो, पूरा वेक्टर कौन सा है, 3i कैप प्लस 2j कैप प्लस k कैप, इस सब को आप डिवाइड कर दो मैग्नीट्यूड से, जो कि है रूट 14। तो यहाँ से जो वैल्यू मिल जाएगी वो मिल जाएगी 3/√14 i कैप प्लस 2/√14 j कैप प्लस k/√14। ये है यूनिट वेक्टर। अब अगर आप इसका मैग्नीट्यूड निकालोगे तो उसका मैग्नीट्यूड 1 आएगा। चलो एक बार चेक भी कर लो आप, अगर इसका मैग्नीट्यूड निकालें तो अंडर रूट ए का स्क्वायर 3 3 9 /√14 का स्क्वायर, ये हो जाएगा 14 प्लस 2 2 4 /14 प्लस 1/14, 9 4 13 14, 14/14 कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। यानी कि यहाँ से मैग्नीट्यूड इसका 1 निकल के आ गया। ठीक है, तो चलो यूनिट वेक्टर निकालना हम सीख गए। थोड़ा सा इसमें घुमाते हैं।
अब देखो, मैंने बोला कि एक वेक्टर है i माइनस 2j प्लस 3k या प्लस 4k, ठीक है। अब ये वेक्टर कैसा भी हो सकता है, वेक्टर ए। फाइंड अ वेक्टर parallel to A and magnitude is 5। दो क्वेश्चन क्या बोल रहा है इस बार, आपको यूनिट वेक्टर निकालने को नहीं बोल रहा है। क्वेश्चन बोल रहा है कि मैंने आपको एक वेक्टर ए दे दिया, अब एक ऐसा वेक्टर बताओ जो इसके पैरेलल है। पैरेलल का मतलब डायरेक्शन सेम है, डायरेक्शन सेम है और उसका मैग्नीट्यूड कितना है, 5 है। तो अब इसको कैसे कर सकते हैं, ये वेक्टर है। पहली बात तो इसके डायरेक्शन को आप निकालो। डायरेक्शन को निकालने का मतलब अगर आप यूनिट वेक्टर निकाल लो तो यूनिट वेक्टर का तो मैग्नीट्यूड 1 होता है। तो यूनिट वेक्टर निकाल के अगर उसी को 5 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो क्या होगी, इसकी लेंथ 5 टाइम्स बढ़ जाएगी, जो मैग्नीट्यूड हो जाएगा वो 5 हो जाएगा। तो चलो इसको सॉल्व करते हैं। पैरेलल टू वेक्टर ए, तो ये है हमारा वेक्टर ए, इसका पहले यूनिट वेक्टर निकालते हैं। यूनिट वेक्टर के लिए मैंने बोला था क्या करना है, सीधे इस वेक्टर को i माइनस 2j प्लस 4k कैप, इसको इसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर देना है। मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा, 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा। यहाँ पर माइनस नहीं रखना है, ये चीज़ मैंने तब भी बताई थी जब मैंने आपको मैग्नीट्यूड निकालना बताया था। यहाँ पर आपको प्लस ही रखना है, तो 2 का स्क्वायर 4, सो i माइनस 2j प्लस 4k अपॉन रूट 21। ये कौन सा वेक्टर निकला है, अब सबको स्प्लिट कर देंगे तो i बाई रूट 21 हो जाएगा, माइनस 2 बाई रूट 21, वो बात की बात है, उसको बाद में करेंगे। ये निकला है यूनिट वेक्टर, सॉरी यहाँ पर आप यूनिट वेक्टर का सिंबल लगाओगे, यानी कि ये वाला निकला है। अब इसकी लेंथ कितनी है, इसकी लेंथ तो 1 है। हमें चाहिए क्या, एक ऐसा वेक्टर जिसकी डायरेक्शन सेम है, पैरेलल है, लेकिन मैग्नीट्यूड 5 है। अब इसके मैग्नीट्यूड को 5 करने के लिए क्या करना पड़ेगा, हमें 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, 5 i माइनस 2j प्लस 4k बाई रूट 21, ये चीज़ आ गई। अब आप इसको चाहो सिंप्लीफाई कर लो, चलो कर ही देता हूँ। 5 बाई रूट 21 आई कैप माइनस 5 टू ज़ा 10 जे कैप बाई रूट 21 प्लस 20 बाई रूट 21 के कैप। अब इसका अगर आप मैग्नीट्यूड निकालोगे तो वो कितना आएगा, वो आएगा 5, और डायरेक्शन हमारा सेम है, जिस डायरेक्शन में ए था उसी डायरेक्शन में ये वेक्टर है, यानी कि दोनों वेक्टर पैरेलल हैं। चलो एक क्वेश्चन और देख लेते हैं, उसके बाद आज का लेक्चर खत्म। इस बार मैं 2 वेक्टर दे रहा हूं। वेक्टर ए इक्वल टू i माइनस जे प्लस 2k, ये है वेक्टर ए। वेक्टर बी ले लेते हैं i 2i कैप प्लस 2j कैप माइनस 3k कैप। 2 वेक्टर हमने ले लिया। मैंने बोला कि एक ऐसा वेक्टर निकालो। अब मान लो मैं बना दे रहा हूं, ये है वेक्टर ए और ये है वेक्टर बी। अब ये जरूरी नहीं कि सही हो, सिर्फ मैंने बना दिया है। मैंने बोला है कि फाइंड वेक्टर पी, फाइंड वेक्टर पी whose magnitude is equal to vector A and direction is along vector B।
देखो सबसे पहले इस क्वेश्चन का मतलब समझना, दो वेक्टर दिए हैं, दोनों का मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन अलग अलग है। हमसे बोला है कि एक पी वेक्टर फाइंड करो जिसका मैग्नीट्यूड ए के बराबर हो, जिसका मैग्नीट्यूड ए के बराबर हो और डायरेक्शन बी की तरफ हो, जिधर बी डायरेक्शन है। तो एक चीज समझना, ए के बराबर मैग्नीट्यूड होने का मतलब क्या है कि ये वाली लेंथ ए के बराबर हो। अब निकाल लेते हैं कि मैग्नीट्यूड ऑफ ए है कितना। अगर सबसे पहले इसे निकाले तो आ जाएगा 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर, √6। ये क्या आ गया, मैग्नीट्यूड ऑफ ए। अब डायरेक्शन बी के अलोंग हो तो सबसे पहले बी के अलोंग यूनिट वेक्टर को निकाल लेंगे। यूनिट वेक्टर अगर निकालना चाहें तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा, वेक्टर बी को डिवाइड कर दें, 2i कैप प्लस 2j कैप माइनस 3k कैप अपॉन अंडर रूट 2 टू द 4 प्लस 9। यहाँ से जो वैल्यू आ गई वो आ गई 2i कैप प्लस 2j कैप माइनस 3k कैप। ये कौन सा वेक्टर है, ये तो है यूनिट वेक्टर बी के अलोंग का यूनिट वेक्टर है। अब इसकी लेंथ कितनी होगी, इसकी लेंथ तो ये वाला जो मैंने वेक्टर निकाला है इसकी लेंथ तो है 1, लेकिन हमें मैग्नीट्यूड चाहिए कितना, हमें मैग्नीट्यूड चाहिए √6। तो √6 मैग्नीट्यूड चाहने के लिए हम इसे √6 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमें मिल जाएगा हमारा वेक्टर P। सो वेक्टर P इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर A और डायरेक्शन ऑफ वेक्टर B। ठीक है, सो √6 से मल्टीप्लाई कर दोगे आप इसको, 2i कैप प्लस 2j कैप माइनस 3k कैप बाई √17। अभी आप इसको सिंप्लीफाई कर लेना, यही हमारा आंसर हो जाएगा। सो आई होप कि आपको वीडियो समझ में आया होगा, यूनिट वेक्टर होता क्या है, किस तरीके से यूनिट वेक्टर निकालते हैं, ये आपको क्लियर हो गया होगा। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।